तो अब अगर हम मेमोरी की बात करें तो मेमोरी को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका होता है प्राइमरी मेमोरी और सेकंड पार्ट आपका होता है सेकेंडरी मेमोरी। ये बेसिकली दो टाइप हैं मेमोरी की। अब प्राइमरी मेमोरी में फर्दर जो है आपके कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको रैम और रोम में डिवाइड किया गया है। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको रैंडम का मतलब वर्ड से ही आपको जाहिर हो रहा है कि आपका जो मेमोरी के अंदर जो एक्सेस होगी वो रैंडमली की जाएगी कंपोनेंट की या जो भी आपने डाटा दिया होगा। अब रैम को हम टेम्परेरी मेमोरी भी बोलते हैं। टेम्परेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि रैम आपका बेसिकली वर्किंग एरिया होता है कंप्यूटर का। कंप्यूटर ने जब भी कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होगा उसको वर्किंग करवाने के लिए एक इन्वायरमेंट रिक्वायर होता है, और वो इन्वायरमेंट कौन प्रोवाइड करता है? क्योंकि रैम प्रोवाइड करती है। जैसे आप लोग यहाँ पे स्टडी करने आए हैं तो आप लोगों को स्टडी करने के लिए एक इन्वायरमेंट रिक्वायर है, या तो आपको क्लासरूम रिक्वायर होगा, या अगर आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो आपको एक इंटरनेट कनेक्शन और आपको इंटरनेट कोई कनेक्टेड डिवाइस रिक्वायर होगी जिसके थ्रू आप जो है उस प्लेटफॉर्म में बैठ के स्टडी कर सकेंगे। तो इसी तरह जो कंप्यूटर होता है उसको अपने एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए जो वर्किंग एरिया रिक्वायर होता है उसको हम रैम भी बोलते हैं। अब इसको टेम्परेरी मेमोरी हम क्यों कहते हैं? टेम्परेरी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका डाटा जो है वो परमानेंटली सेव नहीं हो रहा होता। जब कोई भी हमने एक्शन परफॉर्म करवाना होगा या जब हमने कोई भी टास्क जो है वो अचीव करना होगा तो हम क्या करेंगे? हम अपने कंप्यूटर पे जो है इनपुट देंगे। इनपुट के बाद उसने जो प्रोसेसिंग करवानी है, प्रोसेसिंग करवाने के लिए आपका कंप्यूटर जो है या आपका सीपीयू जो है वो उस इनपुट के अगेंस्ट जो है आपकी फाइल को या आपके डाटा को रैम के ऊपर लोड करवाएगा। अब वो जो आपकी मेन मेमोरी से या जो आपके परमानेंट मेमोरी है वहाँ से डाटा को उठा के आपकी रैम के ऊपर लेके आना, फिर रैम के ऊपर लाने के बाद उसको अगर कोई इनपुट आउटपुट डिवाइस की ज़रूरत है तो उसको एक्टिव करवाने का जो काम होता है उसको बेसिकली हम प्रोसेसिंग कहते हैं। प्रोसेसिंग को पहले भी हमने डिटेल में देख चुके हैं कि प्रोसेसिंग आपकी कैसे होती है। एक बार दोबारा आपको मैं बता देता हूँ कि जब आपने कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना होगा या कोई भी टास्क को एग्जीक्यूट करवाना होगा, आपने सिंपली क्लिक करना होता है, और क्लिक करने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होगी? आपके क्लिक करने के बाद वो डाटा एक्सेस किया जाएगा कंप्यूटर के अंदर में से, जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव होता है। वहाँ से सीपीयू डाटा का एड्रेस उठाएगा, एड्रेस को उठा के रैम के ऊपर लेकर आएगा, फिर रैम के ऊपर लाने के बाद वहाँ पे एग्जीक्यूशन करवाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि आप जब कोई डॉक्यूमेंट आपके कंप्यूटर के अंदर सेव है या कोई फाइल आपके पास सेव है, जब आप उसको एडिट करना चाह रहे हो तो आप उसको जब एडिट करते हैं तो वो परमानेंट जो है वो आपकी वहीं पर फाइल सेव होती है जहाँ पर आपने की होती है। लेकिन जब उसे एडिट कर लेते हैं वो बेसिकली वर्किंग एरिया बन जाता है, तो वो तब तक आपकी परमानेंट मेमोरी में सेव नहीं होती जब तक आप उसको कंट्रोल एस या सेव के बटन पर क्लिक नहीं करते। वहाँ पे आप जो मर्जी चेंजिंग कर लें, आप जितना मर्जी डाटा उसमें ऐड कर लें या रिमूव कर लें, जब तक आप उसे सेव नहीं करेंगे तब तक आपकी परमानेंट मेमोरी में वो अपडेट नहीं होगा। तो इसलिए आपका जो है वर्किंग एरिया में बेसिकली वर्किंग के लिए लाया जाता है आपके डाटा को या आपके टास्क को। वहाँ पे वर्किंग करने के बाद जब उसको सेव करना होता है तो तब देखा जाता है कि आया इसे परमानेंट मेमोरी में आप सेव करवा रहे हैं या सिंपली आप अपनी जो है सेकेंडरी मेमोरी या जिसे हम टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं उसमें आप सेव करवा रहे हैं। सेकंड जो टाइप आपको बताई है, एक आपको रैम के बारे में डिटेल में बता चुके हैं। सेकंड टाइप जो प्राइमरी मेमोरी की है उसे हम रोम कहते हैं। रोम क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। अब आपके कंप्यूटर के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी जो है स्टार्टिंग में बताया है कि बहुत से कंपोनेंट होते हैं, बहुत से पार्ट होते हैं कंप्यूटर के जो कि अपने अपने एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, जिनमें हमने सीपीयू के बारे में आपको जनरल रिव्यू दिया, फिर आपको रैम के बारे में बताया। इसके अलावा मदरबोर्ड के अंदर आपका एक रोम भी मौजूद होता है
जिसमें आपका वो वाला डाटा सेव होता है जो कि परमानेंटली सेव होगा। अब आप कह रहे होंगे कि अगर रोम में भी परमानेंट सेव हो रहा है, फिर हार्ड ड्राइव की आपको क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो बेसिकली जो आपका रोम होता है वो लिमिटेड मेमोरी होती है, उसमें कुछ केबीज या कुछ एमबीज की आपकी स्पेस होती है, और वहाँ पे आप सारे का सारा अपना डाटा या आपके इमेजेस या आपकी वीडियो या आपकी फाइल जो है वहाँ पे आप सेव नहीं करवाते, और ना ही आपको वहाँ पे एक्सेस होती है सेव करवाने की। क्योंकि आपको मैंने पहले जब रैम की डिटेल देखी हमने, वहाँ पे मैंने आपको बताया कि आपका सीपीयू क्या करता है। सीपीयू आपकी मेन मेमोरी जो आपकी परमानेंट मेमोरी है वहाँ से फाइल को लेके आएगा आपकी रैम के ऊपर, वहाँ पे वर्किंग करवाएगा, उसमें चेंजिंग अगर आप करना चाह रहे हो, चेंजिंग करने के बाद दोबारा फिर आपकी सेव करवा देगा मेन मेमोरी में जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी है। लेकिन रोम में आप ये सब कुछ नहीं कर सकते, उसके नेम से ही आपको अंदाज़ा हो रहा है कि रीड ओनली मेमोरी, कि आप इसमें अपडेशन या चेंजिंग नहीं कर सकते, आप सिर्फ इसे रीड कर सकते हैं। तो अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा कि आप कौन सी फाइल हैं जिन्हें को आप रीड कर सकते हैं। तो आपको मैं बताता चलूँ कि आपका जो रोम होता है वो बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपके कंप्यूटर का। वैसे तो सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है, सारे कंपोनेंट इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन रोम आपका इस हवाले से इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपके सॉफ्टवेयर की वो इम्पोर्टेंट फाइलें पड़ी होती हैं जिसने आपके डिवाइस को या आपके कंप्यूटर को इनिशियली या फर्स्ट टाइम जो है रन करवाना होता है। आपको मैंने अब तक सिर्फ हम हार्डवेयर को ही डील करें, हमने सॉफ्टवेयर को नहीं देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, कौन कौन सी टाइप है, तो आगे हम डिटेल में देख लेंगे। लेकिन अभी आपको सिर्फ रोम को अंडरस्टैंडिंग करवाने के लिए बताता चलूँ कि आपके लैपटॉप के अंदर या आपके कंप्यूटर के अंदर एक विंडो होती है जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट विंडो कहते हैं। तो बेसिकली वो विंडो क्या करती है, विंडो ही आपके जो है टास्क परफॉर्म करवाने में आपके लिए हेल्पफुल होती है, आपको ग्राफिक प्रोवाइड करवाने के लिए हेल्पफुल होती है, उसके अलावा आपके डाटा को सेव करवाने के लिए हेल्पफुल होती है। अब आपकी वो विंडो जो होती है, अगर कभी किसी ने विंडो इंस्टॉल की हो या करवाई हो, आपको आइडिया हो, तो आपकी एक जो विंडो होती है लैपटॉप या कंप्यूटर की वो 8 से 10 GB स्पेस लेती है। इसी तरह अगर हम मोबाइल के सॉफ्टवेयर की बात करें तो मोबाइल का सॉफ्टवेयर भी 4 से 5 GB जो है स्पेस लेता है। अब वो सारी के सारा डाटा तो आपका रोम में सेव नहीं हो सकता। वो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम या जो एक आपकी विंडो है उसमें बहुत सी फाइल्स होती हैं, बहुत सी जो है उसके अंदर ग्राफिक्स होते हैं, बहुत से उसके अंदर इंस्ट्रक्शन होती हैं, और बहुत सी आपकी नेसेसरी और अननेसेसरी इंफॉर्मेशन उसके अंदर ऐड होती है। अब अगर हम वो सारे का सारा डाटा ही रोम के अंदर अपलोड करवा देंगे तो रोम के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो कि ना तो एक एफिशिएंट वे में वर्क कर पाएगा और ना ही उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो पाएगी। तो इसलिए रोम के अंदर कौन सी फाइल रखी जाती है? रोम के अंदर सिर्फ वो इम्पोर्टेंट फाइलें रखी जाती हैं जो कि आपके कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम रन करवाने के लिए ज़रूरत होती है। अब फर्स्ट टाइम रन का मतलब ये नहीं कि जब आपने कंप्यूटर परचेज किया है तो तब जो रिक्वायरमेंट होगी। फर्स्ट टाइम रन का मतलब ये है कि जब आपकी डिवाइस शट डाउन होती है या ऑफ हो गई होती है, तो उसे ऑन करने के लिए जैसे ही आप बटन पे क्लिक करते हैं तो बटन पे क्लिक करते साथ ही आपका सीपीयू क्या करेगा, एक्टिव होके आपके रोम में चला जाएगा। वो रोम से जो है फाइलों को एग्जीक्यूट करवाना स्टार्ट कर देगा। अब रोम के अंदर फाइलें कौन कौन सी पड़ी है? रोम के अंदर बेसिकली आपके डिस्प्ले शो करवाने के लिए कुछ फाइल पड़ी होती हैं जिसमें सिर्फ सीपीयू ये बताया जाता है कि आपने डिस्प्ले शो करवानी है। उसके अलावा आपके जो कंप्यूटर या आपके लैपटॉप के अंदर डिफरेंट जो है कंपोनेंट लगे हुए हैं या आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइस लगी होती हैं, उनमें से इनिशियल टाइम के लिए आपको कौन कौन सी इनपुट आउटपुट डिवाइस रिक्वायर है या आपको कौन से कंपोनेंट एक्टिव करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों को देखने के लिए या रीड करने के लिए रोम के अंदर फाइल पड़ी होती है, जो कि सिर्फ वही कंपोनेंट या वही आपके पार्ट जो है वो एक्टिव करती है, सारे के सारे कंपोनेंट को एक्टिव नहीं करती। क्योंकि जितने नेसेसरी कंपोनेंट होंगे सिर्फ उन्हीं को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि आपका कंप्यूटर जो है एफिशिएंटली और स्मूथली जो है ऑन हो सके। तो जब आपका कंप्यूटर ऑन हो जाता है उसके बाद आप जैसे ही उसको फर्स्ट टाइम क्लिक करते हैं तो वो बेसिकली आप एक इंस्ट्रक्शन या एक टास्क अपने कंप्यूटर को दे देते हैं।
तो वहाँ के आपके कंप्यूटर की सारी वर्किंग स्टार्ट हो जाती है। फिर जो भी आप वर्किंग करेंगे वो सारी की सारी आपकी कहाँ पे होगी, रैम के ऊपर होगी, रोम के ऊपर नहीं होगी। रोम ने सिर्फ आपका तब एग्जीक्यूशन करवानी है जब आपने अपने कंप्यूटर को ऑन करना है, तब भी आपका रोम जो है एक्टिव होगा और वो देखेगा कि इसको कौन कौन से कंपोनेंट या कौन से पार्ट की जो है रिक्वायरमेंट है आपके कंप्यूटर को। सेकंड नंबर पे हमारे पास मेमोरी की टाइप जो आती है वो हमारी होती है सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी भी आपकी बहुत सी टाइप की है। सबसे पहली जो टाइप आपकी होती है वो आपकी होती है हार्ड ड्राइव, जिसको आप हार्ड डिस्क भी कह देते हैं और आप हार्ड ड्राइव का वर्ड भी यूज़ करते हैं। अगर हम मोबाइल में की बात करें तो मोबाइल में बेसिकली आप रोम का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वो रोम आपका कंप्यूटर वाला रोम नहीं होता जिसे हम रीड ओनली मेमोरी अभी डिस्कस करके हटे हैं। वो आपके मोबाइल में जो रोम है वो बेसिकली आपका हार्ड ड्राइव को भी इंडिकेट कर रहा होता है, जो कि आपकी परमानेंट मेमोरी होती है। उसके अलावा आपकी जो है सीडी होती हैं या डीवीडी आपकी होती हैं वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी है। उसके अलावा आपके पास यूएसबी होती है वो भी आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। आपके पास मोबाइल जो है मेमोरी कार्ड होते हैं वो भी आपकी जो है सेकेंडरी मेमोरी में की ही टाइप है। तो वो सारी डिवाइसें जो कि आप परमानेंट डाटा सेव करने के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होगी। और जो आपका वर्किंग एरिया है या जो आपके कंप्यूटर या डिवाइस को इनिशियली वर्किंग के लिए मेमोरी रिक्वायर होगी उसको हम प्राइमरी मेमोरी कहते हैं, जिसकी हमने दो टाइप डिटेल में देखी है। एक हमने रैम के बारे में डिस्कस किया और दूसरा हमने रोम के बारे में देखा। तो ये हमारा था हार्डवेयर का पार्ट, जो कि हमने काफ़ी डिटेल में देखा कि हमारे हार्डवेयर में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं और हार्डवेयर में वो सारे के सारे कंपोनेंट कौन से एक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं और कैसे एग्जीक्यूशन करवा रहे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर के दूसरे मेन कंपोनेंट की, जो कि आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कंप्यूटर के दो मेन कंपोनेंट हैं, एक हार्डवेयर और दूसरा सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर को हम जो है आगे डिटेल में अभी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर बेसिकली उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जो कि कंप्यूटर का कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए या एग्जीक्यूट करवाने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। अब अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की बात करें तो उसकी डेफिनेशन ये है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, डाटा और प्रोग्राम यूज टू ऑपरेट कंप्यूटर एंड एग्जीक्यूट स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब क्या है कि आपका सॉफ्टवेयर बेसिकली एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो है डिटेल दी जाती है या डिस्क्रिप्शन दी जाती है या कोई भी आप कह लें कि इंस्ट्रक्शन दी जाती है कंप्यूटर को। किस लिए दी जाती है? ताकि वो अपने प्रोग्राम को ऑपरेट कर पाए कंप्यूटर में या एग्जीक्यूट कर पाए। कोई भी ऐसा टास्क जो हम अपने कंप्यूटर से करवाना चाह रहे हैं या अपने किसी हार्डवेयर के पार्ट को हम यूज़ करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा और उसी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है सॉफ्टवेयर बेसिकली कहते हैं। वैसे तो सॉफ्टवेयर की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो मेनली दो टाइप यूज़ की जा रही हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। पहली टाइप उसकी है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम के वर्ड से ये आपको जाहिर हो रहा है कि जो आप डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या जो आप सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसको रन करवाने के लिए जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर होता है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप लोग जो लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसके अंदर आप विंडो इंस्टॉल करते हैं। अगर आप कोई एप्पल का लैपटॉप यूज़ करते हैं उसके अंदर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसी तरह अगर कोई हम प्रीवियस आज के कोई 15-20 साल पहले की बात कर लें तो तब या तो यूबंटू यूज़ हो रहा था या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा था। तो ये भी बेसिकली एक ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपके सिस्टम को ऑपरेट करवाने के लिए यूज़ किया जाता है। कई जगह पर वर्ड जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा और कई जगह पर ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, तो आपने इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की या ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपने लैपटॉप या कंप्यूटर का तो देख लिया है, आप लोगों के मोबाइल भी है। कभी आपने सोचा कि आपके मोबाइल के अंदर कौन सा सिस्टम यूज़ हो रहा है? तो आपके मोबाइल को रन करवाने के लिए आप लोगों का जो सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है उसे हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। वैसे तो आप लोग अपने मोबाइल को ये कहते हैं कि हमारा मोबाइल जो है वो एंड्रॉयड है, लेकिन वो बेसिकली मोबाइल एंड्रॉयड नहीं होता, वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंडिकेट कर रहा होता है कि आप जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं या जो आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर के
अकॉर्डिंग जो है रन हो रहा है। तो इस तरह मोबाइल में जो सिस्टम यूज़ होगा वो आपका एंड्रॉयड होता है। और इसी तरह अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल पे जो है iOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है, जो कि एप्पल वालों का ही एम्बेडेड होता है। दूसरी इसकी बड़ी टाइप जो सॉफ्टवेयर की है वो आपकी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन का वर्ड भी आप लोग यूज़ करते आ रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, आपने बहुत सा सुना भी होगा और आप बोलते भी होंगे। एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करते हैं तो वो किस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। एप्लीकेशन का वर्ड इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि वो आपके मेन सिस्टम को या मेन हार्डवेयर को रन करवाने के लिए कंपलसरी नहीं होती, वो आपकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए या आपके वर्क को इजी करने के लिए या आपके वर्क को फास्टली रन करवाने के लिए यूज़ की जाती है। मोबाइल में अगर आप न्यू मोबाइल लेते हैं तो जब आप अपना फर्स्ट टाइम मोबाइल को ऑन करते हैं तो वो आपका स्मूथली वर्क कर रहा होता है। उसके अंदर अभी आपने कोई भी एप्लीकेशन ना भी इंस्टॉल करें तो जो फर्स्ट टाइम आपके पास जो है डिस्प्ले शो होता है वो इनफ होता है एक मोबाइल को यूज़ करने के लिए। तो वो जो इनिशियली आपके मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहेंगे, जो कि मोबाइल के अंदर एंड्रॉयड होता है। वहाँ भी उसका पर्पज़ क्या है? उसका पर्पज़ ये होता है कि आपको कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, आपको मैसेजेस की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, या अगर कोई आप एडिशनल कोई एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं तो उसकी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। जैसे आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है या आपने कोई और एप्लीकेशन जो बिल्ट इन एप्लीकेशन होती हैं उनको यूज़ करते हैं। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपने अपने काम को फास्टली वर्क करवाना है या आपने स्मूथली वर्क करवाने के लिए कोई एक्स्ट्रा जो आप एप्लीकेशन खरीदते हैं, वो ऐप जिसे आप कहते हैं, वो बेसिकली आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब अगर हम उनकी एग्जांपल की बात करें तो आप जीमेल यूज़ करते हैं तो जीमेल की जो ऐप होती है वो भी आपकी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरह आप यूट्यूब जो यूज़ करते हैं तो यूट्यूब आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की ही टाइप है। इसी तरह आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, टिकटॉक करते हैं, इंस्टाग्राम करते हैं या कोई भी और आप ऐसी एप्लीकेशन जो कि आपके मोबाइल को रन करवाने के लिए कंपल्सरी नहीं होगी, सिर्फ आपकी एक्टिविटीज़ के लिए या आपकी इंटरटेनमेंट के लिए होगी, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसके अलावा आपको स्लाइड में तो मेंशन नहीं किया गया, लेकिन मैं वैसे आपको बता देता हूँ कि सॉफ्टवेयर की और जो मेजर दो टाइप यूज़ हो रही हैं। वैसे तो आपको बताया बहुत सी टाइप हैं, लेकिन मेन जो है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही है। इनके अलावा और जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनमें दो टाइप ऐसी हैं जो कि हमारे नॉर्मली यूज़ हो रही हैं लाइफ में। उनमें पहली एक एप्लीकेशन है आपकी पैकेज सॉफ्टवेयर। पैकेज का मतलब ही इससे ज़ाहिर हो रहा है कि आप लोग मोबाइल में जैसे इंटरनेट पैकेज लगवाते हैं या आप कोई बंडल लगवाते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि आपको एक ही बंडल के अंदर, एक ही आपके पैकेज के अंदर मल्टीपल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे अगर आप कोई पैकेज लगाते हैं अपनी सिम के ऊपर, आपको उसमें आपको SMS भी दिए जाते हैं, आपको कॉल भी प्रोवाइड की जाती है फैसिलिटी, अदर नेटवर्क कॉल भी आपको मिनट मिलते हैं। इसके अलावा आपको इंटरनेट भी मिलता है ब्राउजिंग के लिए। तो ये इस तरह जब 2 से 4 चीज़ें मिलती हैं तो वो एक बेसिकली पैकेज या बंडल बना देते हैं। तो इसी के नाम के अकॉर्डिंग अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, पैकेज सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि आपको एक ही सॉफ्टवेयर के पैकेज के अंदर मल्टीपल सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किए जाते हैं। जिसकी बहुत बड़ी एग्जांपल आपका MS ऑफिस है। MS ऑफिस का नाम तो आप लोगों ने बहुत सुना भी होगा, मोबाइल में आप यूज़ भी करते होंगे। मोबाइल के अलावा आप लोग अपने लैपटॉप के अंदर भी MS ऑफिस इंस्टॉल करवाते हैं। अब वो पैकेज सॉफ्टवेयर कैसे होगा कि जब आपने सिर्फ एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं या परचेज़ करते हैं, तो जब आप उसको रन करते हैं अपने सिस्टम के ऊपर या अपने मोबाइल के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। आपको उसी पैकेज के अंदर वर्ड भी मिल रहा है, आपको एक्सेल भी मिलता है, आपको पावर पॉइंट भी मिलता है, आपको एक्सेस डेटाबेस भी मिलती है। इस तरह आपको एक सॉफ्टवेयर के अंदर पैकेज जो आपको दिया गया है उसमें मल्टीपल आपको सॉफ्टवेयर जो है यूज़ करने को मिल जाते हैं, इसलिए उसको पैकेज सॉफ्टवेयर कहते हैं। दूसरी जो आपकी टाइप यूज़ होती है वो बेसिकली आपकी है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि जो आप कोई सेलिंग परचेजिंग के लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं जो कि स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाया जाता है, और वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन या आपकी शॉप या आपकी जो
मॉल वगैरह होते हैं वो वही यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया जाता है। अगर आप किसी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जाएंगे वहाँ पर तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के ऑलमोस्ट एक ही सॉफ्टवेयर होता है, क्योंकि वो गवर्नमेंट का आपका है, तो इसलिए वहाँ पे जो है एक ही सिस्टम ऑनलाइन वर्क कर रहा होता है। लेकिन अगर आप कोई अच्छे डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं तो जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर ने अपना सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है एंट्री के लिए या चीज़ की सेलिंग परचेजिंग के लिए, वो आपके किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर से टोटली डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है? क्योंकि जो एक डिपार्टमेंटल स्टोर है उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, उनकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट है, उनकी जो है एक्सेसिबिलिटी डिफरेंट होती है। लेकिन यही अगर हम किसी और डिपार्टमेंटल स्टोर की बात करें तो वो उनके जो है रिक्वायरमेंट डिफरेंट होंगी। इसी तरह अगर आप शॉपिंग करने जाते हैं, आज कोई शूज़ परचेज़ करने जाते हैं या क्लोथ्स परचेज़ करने जाते हैं, तो मार्केट में बहुत से ब्रांड बैठे हुए हैं, बहुत सी शॉप, अच्छी शॉप वाले बैठे हुए हैं, जो हर एक शॉप वाले जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक सॉफ्टवेयर बिल्ड करवाते हैं। तो उस सॉफ्टवेयर को बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किया कहा जाता है, जो कि एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए या आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए या आपकी सेलिंग परचेजिंग को मैनेज करने के लिए यूज़ किया जाए, उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये बेसिकली आपकी सॉफ्टवेयर का टॉपिक था, जिसमें हमने सॉफ्टवेयर देखा कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। उसके बाद हमने सॉफ्टवेयर की टाइप देखी और टाइप के बाद जो है हमने उनकी एग्जांपल को जो है डिटेल में डिस्कस किया। तो अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है कि फ़ीचर आपके कंप्यूटर के क्या हैं। तो अगर हम इसकी फ़ीचर की या कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैसे तो बेतहाशा इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेन जो आपकी यूज़ की जा रही हैं या जो अंडरस्टैंडिंग के लिए रिक्वायर है, उनको आज हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है कंप्यूटर की स्पीड। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है, जो आपके कंप्यूटर के लिए रिक्वायरमेंट है वो उसकी स्पीड होती है, क्योंकि अगर आपका कंप्यूटर जो है स्पीडली वर्क नहीं करेगा तो ह्यूमन को क्या ज़रूरत है कि वो कोई भी जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कंप्यूटर को यूज़ करे अपने डेली लाइफ में। तो कंप्यूटर को हम बेसिकली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो आपकी मिलियन ऑफ कैलकुलेशन या मिलियन ऑफ टास्क जो है विद इन सेकेंड जो है कंप्लीट करके रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। अगर हम सिंपली कैलकुलेशन की बात करें, आपको अगर 2+2 का कहा जाए तो आप फ़ौरन आंसर दे देंगे 4। इसी तरह अगर आपको जनरल कैलकुलेशन के लिए कहा जाए 5 × 3 तो आप बता देंगे 15, या अगर थोड़ा सा कम्प्लेक्स कर लें तो आप कह देंगे, आपको कहा जाए 5 × 3 × 2 तो आप आंसर दे देंगे 30। लेकिन यही अगर आपको एक बहुत जो है टास्क लंबा जो डिटेल में दिया जाए कि एक कैलकुलेशन दी जाए या कोई मैथमेटिकली आपको कोई डिवीजन मल्टीप्लिकेशन का कम्बिनेशन दिया जाए, तो वो कैलकुलेट करने में आपको काफ़ी टाइम रिक्वायर होगा, जो कि यही टास्क अगर हम अपने कंप्यूटर के थ्रू एग्जीक्यूट करवाने की कोशिश करें तो आपका कंप्यूटर जो है जो विद इन सेकेंड आपको उसकी कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्ट आंसर प्रोवाइड कर देगा। तो ये बेसिकली कंप्यूटर की मेन जो है कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसीलिए हम जो है कंप्यूटर को यूज़ करते हैं, क्योंकि वो स्पीडली वर्क करता है और आपकी मिलियन ऑफ कैलकुलेशन को विद इन सेकेंड जो है आपको एग्जीक्यूट करवा के आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। और सेकंड इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है एक्यूरेसी। जो अभी हमने एग्जांपल एक कैलकुलेशन वाली ली है, अगर हम उसी को कंटिन्यू करें तो आपको रिज़ल्ट जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट प्रोवाइड करता है, बजाय इसके कि अगर हम मैनुअली वर्क करें तो मे भी हमसे कोई पॉइंट का मिस्टेक हो जाए या हम कैलकुलेशन के दौरान जो है हम किसी चीज़ को पॉइंट के बाद निगलेक्ट कर दें। लेकिन आपका कंप्यूटर ऐसा नहीं करेगा। कंप्यूटर ने आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करना है और वही बात है कि स्पीडली आपको एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करेगा, तो तब ही हम जो है रिलाई करेंगे कंप्यूटर के ऊपर। अगर हम इसकी 3 टाइप की बात करें तो तीसरी जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है वो होती है डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब क्या है कि आपका कंप्यूटर जो है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को या लॉन्ग कैलकुलेशन को सेम टाइम में जो है विद इन सेकेंड जो हम बात करते हैं उसी स्पीड के साथ, उसी एक्यूरेसी के साथ आपको जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है। इस मीन कि अगर हम कंप्यूटर को जो है मल्टीपल टास्क भी दे देते हैं, मल्टीपल कैलकुलेशन भी दे देते हैं, जैसा कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में भी कहा था कि हम कैलकुलेशन अगर हम करवा रहे हैं उसमें हम मल्टीप्लिकेशन भी करवा रहे हैं, डिवीजन भी करवा रहे हैं,
सबमिशन एडिशन भी करवाना है, सब्सट्रैक्शन भी करवा रहे हैं, तो ये सारा कुछ अगर हम एक ही कैलकुलेशन, एक लॉन्ग कैलकुलेशन के दरमियान ये सारे ऑपरेटर यूज़ कर रहे होंगे, तो उनको आपका कंप्यूटर जो है उसी एक्यूरेसी के साथ और उसी स्पीड के साथ जो कंप्यूटर की स्पीड होती है उसके अकॉर्डिंग हमको विद इन सेकेंड जो है रिज़ल्ट प्रोवाइड कर देता है और एक्यूरेट रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है। फिर इसकी बात आती है वर्सटाइलिटी। वर्सटाइल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा वसी होना। तो कंप्यूटर की ये एक मेन करैक्टरिस्टिक है कि आपका कंप्यूटर जो है इस तरह का डिज़ाइन किया जाता है कि वो मल्टीपल टास्क को एट अ टाइम जो है ऑपरेट कर सकता है। मल्टीपल टास्क का मतलब क्या है कि अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन एट अ टाइम एक ही टास्क परफॉर्म कर पा रहा होता है, कि अगर वो अपने एक सब्जेक्ट, जैसा कि अब आपका अगर कंप्यूटर का सब्जेक्ट है तो आपको लेक्चर में सिर्फ एक लेक्चर में कंप्यूटर ही पढ़ाया जाता है। ये नहीं होता कि 4 टीचर आके आपको चारों सब्जेक्ट एट अ टाइम पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर वो इस तरह करेंगे तो आप कभी भी एक सब्जेक्ट पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे, ना ही आपको अंडरस्टैंडिंग होगी। लेकिन कंप्यूटर की क्या फंक्शनैलिटी है? कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी ये है कि अगर हम उसे मल्टीपल टास्क भी एट अ टाइम देंगे तो वो उनको भी उसी एक्यूरेसी के साथ, उसी स्पीड के साथ जो है हमें एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि एक सिंगल टास्क के लिए हमें उसकी एक्सपेक्टेशन होती है। तो उसके बाद हमारी जो फिफ्थ करैक्टरिस्टिक है वो है स्टोरेज की। तो जाहिर बात है कंप्यूटर जो है उसके अंदर हम हार्ड ड्राइव यूज़ करते हैं या हार्ड डिस्क यूज़ करते हैं, जिसमें हम 500 GB या 1 TB या इससे भी ज़्यादा की हार्ड यूज़ कर रहे होते हैं। बेसिकली हम वो क्यों लगाते हैं? ताकि हम अपने डाटा को परमानेंट स्टोर कर पाएँ। अगर आपने कोई असाइनमेंट बनानी है तो एक टाइम के लिए तो आप बना लेंगे, लेकिन अगर आपको उसमें कोई चेंजिंग रिक्वायर होगी, आपने कहीं सेव ही ना की होगी, तो आपके लिए वो काफ़ी टफ टास्क होगा कि दोबारा आप किसी तरह डाटा सर्च करें, दोबारा से असाइनमेंट बनाएं और फिर आप सबमिट करवाएं। तो ये हमारे कंप्यूटर की एक करैक्टरिस्टिक है कि हम अपने डाटा को लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए कहीं पर भी सेव कर लेते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, ताकि हमें इन फ्यूचर अगर ज़रूरत पड़े उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करने की या अपडेशन करने की या उसको डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये मेन जो है करैक्टरिस्टिक थी हमारे कंप्यूटर की, जो कि यूज़ की जा रही हैं। वैसे तो आपको बताया बहुत सी करैक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन मेन जो है वो यही है, जिसमें सबसे पहले आपकी स्पीड आ जाती है कि हमारा कंप्यूटर जो है वो स्पीडली वर्क करता है। सेकंड हमारी एक्यूरेसी आ जाती है कि कंप्यूटर जो भी टास्क परफॉर्म करेगा वो एक्यूरेट प्रोवाइड करेगा। फिर हमारी जो है डिलीजेंस आ जाती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई कॉम्प्लेक्स टास्क भी देंगे तो वो उसी स्पीड और एक्यूरेसी के साथ आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा, जो कि एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए या सिंपल टास्क के लिए रिक्वायर होगा। फिर वर्सटैलिटी आ जाती है। वर्सटैलिटी का मतलब ये है कि आप मल्टीपल ऑपरेशन या मल्टीपल टास्क जो है एट अ टाइम कंप्यूटर से रन करवा पाते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है स्टोरेज, कि आप डाटा को लॉन्ग टर्म के लिए लार्ज डाटा को जो है अपने कंप्यूटर में सेव कर लेते हैं उसकी मेमोरी में, ताकि इन फ्यूचर आप उसको यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि कंप्यूटर होता क्या है, उसके कौन से 2 कंपोनेंट हैं जिनको हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को बहुत डिटेल में पढ़ा है, और लास्ट में इसकी करैक्टरिस्टिक बताई गई है कि आपका कंप्यूटर बेसिकली कौन कौन से एक्शन परफॉर्म करवा पाता है और किस तरह वर्क करता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है हम फर्दर जो है डिटेल में देखेंगे कंप्यूटर के और कौन कौन से मॉड्यूल हैं और कैसे वर्क करते हैं।